नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। स्टडी कैपिटल की सीरीज ज्ञान की बात होनहारों के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2022 के MS साइकोलॉजी की रैंक होल्डर रिद्धि से। तो सबसे पहले रिद्धि, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। रिद्धि ने बहुत ही अच्छे परसेंटाइल के साथ CUET 2022 के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है और ये फिलहाल BHU के मेन कैंपस की स्टूडेंट हैं। तो इनसे बातचीत होगी, जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं हमें पता है कि आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे होंगे। वो सारे सवाल हम आज रिद्धि से पूछेंगे और रिद्धि का जो जवाब होगा वो डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ये आपको एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराता है स्टडी कैपिटल, और बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। जैसा कि हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट से आप मुलाकात करेंगे, जैसे हम टॉपर स्टॉक की सीरीज में आज रिद्धि से बातचीत कर रहे हैं। तो रिद्धि, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और CUET में आपके क्या परसेंटाइल थे। Hello everyone, my name is Riddhi Agarwal and I did my graduation from बनस्थली विद्यापीठ जयपुर और मेरा CUET में 253 मार्क्स था और परसेंटाइल 97.6 था। मैं मुगल सराय से हूँ। 97.6 परसेंटाइल के साथ रिद्धि का BHU में एडमिशन हुआ है। और रिद्धि, एक सवाल होगा, सबसे पहला सवाल जो होगा इस इंटरव्यू का, वो सवाल ये होगा कि BHU में आप आए हो तो BHU के कैंपस के बारे में ज़रा बताइए कि BHU का कैंपस आपको कैसा लग रहा है और डिपार्टमेंट और कैंपस का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो कितना बेहतर है। सबसे पहले अगर एजुकेशन के टर्म्स में बात की जाए तो प्रोफेसर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। और इसके अलावा कैंपस के टर्म्स में देखा जाए तो बहुत सारा कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। और इसकी जो BHU की लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे BHU के बारे में अच्छी लगती है। तो अभी रिद्धि का इंट्रोडक्शन हो गया और साथ ही साथ इन्होंने BHU के बारे में बताया कि BHU में ये पढ़ रही हैं, तो इनका पहला जो वैल्यू है BHU की, या फिर यूँ कह लें कि BHU से इनका जो रूबरू है वो क्या है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया। अब मैं आपको एक और परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच आपके उत्कर्ष सर हैं, आप लोग पहचान रहे होंगे, स्टडी कैपिटल के MS साइकोलॉजी के मेंटोर। तो सर, मैं अब माइक आपको फॉरवर्ड करूँगा और रिद्धि से आप अपने साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछें कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, क्या सोच करके ये तैयारी कर रही थी और तैयारी करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, उन डिफ़िकल्टीज़ को इन्होंने फेस कैसे किया। उन सारे सवालों के लिए मैं आपको माइक फॉरवर्ड करता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। सो रिद्धि, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। और आप मेरी स्टूडेंट हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सब लोग प्रिपरेशन शुरू करने वाले होंगे, कर दिए होंगे। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि मैं किस हिसाब से अपने आप को जज करूं कि मुझे कितनी प्रिपरेशन और करनी चाहिए, और किस तरह के डर आपके मन में थे, किस तरह के डाउट्स आपको खुद को लेके थे, उसके बारे में बताएं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैंने दिसंबर का मंथ था तब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मैं जनरल साइकोलॉजी की एक बुक है इसराइली, उसको रेफ़र कर रही थी और उसके अलावा AK सिंह मैं रेफ़र कर रही थी रिसर्च पोर्शन के लिए। तो उस टाइम पे ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी और मुझे उतना ज़्यादा लग नहीं रहा था कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है इन कंपैरिजन, मतलब इन रिलेशन टू लाइक रिसर्च पोर्शन एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है वो उतना अच्छे से हो नहीं रहा था, उस पर होल्ड नहीं बन पा रहा था। तो तब मुझे स्टडी कैपिटल के बारे में पता चला। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद देम एंड उत्कर्ष सर जो है उनका अपना एक स्टाइल है पढ़ाने का, एंड दैट इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स फील साइकोलॉजी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते थे। तो उससे वहाँ से मेरा जो है ये जो डिफ़िकल्टी थी वो क्लियर हुई और उनके जो नोट्स थे उन्होंने जो डिज़ाइन किए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। और उससे जब मैं लास्ट मंथ में रिविज़न कर रही थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। तो जब आप साइकोलॉजी की बुक्स ओपन करती थी, आप पढ़ने बैठी, तो आपको क्या लगता था कि आप इस बैच में अगर एनरोल्ड हैं तो मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको वो किस हद तक बुक्स रिलेट कर रही हैं, किस हद तक आपको चीज़ें क्लियर करने में हेल्प कर रही हैं, किस तरह से आपको वो हेल्प होता था? जो बुक्स हैं, जो सर थे उन्होंने बुक से ज़्यादा मतलब रेफ़र किया था। और अलावा मुझे लगता है कि सर ने ऑलमोस्ट जो इसराइल की बुक थी रिसर्च AK सिंह की बुक है, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के SK मंगल की बुक है, सोशल साइकोलॉजी की बैरन की बुक है। तो सर ने ऑलमोस्ट जो भी कंटेंट था उस बुक में उसको लेके उसको समराइज़ करके और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से हमें पढ़ाया और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली।
ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुक्स को लेके बच्चे जनरली बहुत सारा परेशान रहते हैं, और मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि इस कोर्स में एनरोल होने से सबसे बेस्ट और प्रीमियम फ़ायदा जो आप लोग को मिलता है ये होता है कि आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है 7-8 बुक्स पढ़ने के लिए, राइट। मैंने अपना 3 साल इन्वेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 4 साल इन्वेस्ट किया है 7 से 8 बुक साइकोलॉजी के पढ़ने में, जो कि टॉप नॉच मानी जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को लेके। बट बच्चा एग्ज़ाम में जब तैयारी करने जाता है उसको लगता है कि अगर वो 0 लेवल पे है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है साइकोलॉजी को लेके, तो वो यही देख के परेशान हो जाता है कि एंट्रेंस क्रैक करने के लिए 7 से 8 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा डर यही होता है। तो मैं उन लोग को ये बताता हूँ कि तुम लोग को 7 से 8 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मेरे से अगर पढ़ रहे हो, मेरे थ्रू अगर नॉलेज ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस 7 से 8 बुक्स की जो भी समराइज नॉलेज है, उसका निचोड़ है, वो तुम लोग को मिल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रिपरेशन के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैंने भी अपने सीनियर्स से बहुत सारी हेल्प ली थी, जिसकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँ। सो आप बताइए कि जिस तरह से आप क्लासेस करते थे, क्लासेस का जो रूटीन था आपका, और जिस तरह से टेस्ट आपको मिलते रहते थे, उन्होंने आपको किस तरह से हेल्प करी? सबसे पहले तो जो क्लासेस होती थी, हम लोग की लाइव क्लासेस होती थी, और मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि मैं लाइव क्लासेस जो है अटेंड करूं। और वही था कि जो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था वो सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। सर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में और सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च के या फिर स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें इवन मास्टर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया। इसके अलावा जो नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और इसके अलावा वीकली हम लोग के डाउट सेशंस होते थे और टेस्ट होते थे। इसके अलावा जब ये इस टेस्ट के अलावा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मॉक टेस्ट हुए थे, जिसने ऑल इन ऑल इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इन ऑर्डर टू नो कि जितना जो इन्फॉर्मेशन हमने गेन की है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी स्ट्रेंथ के बारे में कि स्ट्रेंथ एरियाज़ कौन से हैं, वीक एरियाज़ क्या हैं, तो वो सब भी जानने में हेल्प किया। मैं हमेशा अपने पुराने वीडियोस में ये चीज़ कहता रहता था कि अभी तुम लोग को बहुत सारा ऐसा लगेगा कि अब छोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है पढ़ाई। वही मोमेंट होता है जहाँ पे आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। मैंने बोला था कि अभी 2-3 महीने हैं, यहाँ पे अच्छे से हासिल कर लो। जब अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, जब हॉस्टल में, कैंपस में घूम रहे होगे, तो यही सारे दिन याद आएंगे। तो अब आपको वो अपना प्रिपरेशन वाला दिन, या आपके जो जूनियर्स दिख रहे होंगे प्रिपरेशन वाले फेज़ में, उनको जब देखते हो तो आपको क्या फील होता है? ये सर का एक कोट था फ्रॉइड का, जो जिसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, वन डे इन द रिट्रोस्पेक्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक यू एज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये कोट जो है वो कभी कभी मुझे भी ऐसे लो फील होता था, तो ये कोट ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। एक स्वामी विवेकानंद का भी कोट है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। तो ये 2 कोट्स थे जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं प्रिपेयर करती रहूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे सबकी लाइफ में एक इवेंट होता है, वेदर इट इज़ लाइक ऐसा फेज़ आता है जिसमें आप लो फील करते हो, तो इट कुड बी योर फैमिली और इट कुड बी एनी कोट जो कि आपकी हेल्प करेगा आपको मोटिवेट करने के लिए। ओके, सो आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा विपुल सर को। ओके, थैंक यू सर। रिद्धि, आपसे कुछ और सवाल होंगे जो बच्चों के जहन में अभी होगा। वो सवाल ये हो सकता है कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी वो शुरू कर रहे हो, तो कितना महीना, अभी जितना समय बचा हुआ है बच्चों के पास, 3 महीने के करीब जो समय है, क्या उतने में तैयारी उनकी बेहतर हो जाएगी अगर वो खुद से तैयारी करें या फिर क्लासेस लेकर के तैयारी करें? जैसे भी वो तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल तैयारी हो सकती है। मैंने क्या किया था, मैंने अपने इनिशियल मंथ्स में पहले नॉलेज पे फोकस किया था कि नॉलेज गेन करनी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, और डिफरेंट बुक्स को रेफ़र किया था। और फिर इसके बाद मैंने जो लास्ट का 1 मंथ था उसमें मैंने 2 ही काम किया। पहला था रिविज़न और दूसरा था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने किया। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपने MCQ की बात की, तो जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हुआ और स्टडी कैपिटल की जो टेस्ट सीरीज थी, क्वेश्चन बैंक्स थे, उसको सॉल्व करने से आपको कितनी हेल्प मिली थी? क्वेश्चन जो थे, हमने जब कोर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद हमने PYQs वगैरह सॉल्व किए थे, और इसके अलावा मुझे मॉक टेस्ट मिला था जिसमें 500 क्वेश्चंस थे। तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मुझे ये जानने के लिए कि मेरे वीक एरियाज़ कहाँ पे हैं, स्ट्रेंथ एरियाज़ कहाँ पे हैं। और इसके अलावा भी मैंने PYQs को जो है एनालाइज़ किया, जहाँ पे मतलब आपको देखना ये होता है कि आप जो टर्म है, जो राइट ऑप्शन है उस पर तो आपको फोकस करना ही है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उस पर भी आप फोकस करिए, उसके जो नोट्स हैं उनको बनाइए, जो टॉपिक्स आपको नहीं पता हैं, और फिर उसको आप स्टडी कीजिए।
ओके, तो ये तरीका था, स्ट्रेटजी थी रिद्धि के पढ़ने का। रिद्धि, आप BHU की स्टूडेंट हैं, आपका MS साइकोलॉजी चल रहा है। एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपने फ्यूचर में क्या सोचा है कि फ्यूचर में आप क्या करोगे MA करने के बाद, वो ज़रा बच्चों से शेयर करिए। MS साइकोलॉजी के बाद मेरा गोल ये है कि मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ एंड आई वांटेड टू डू PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी से PhD करना है, यानी आपको नेट JRF की तैयारी भी करनी होगी। अब बच्चों, जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक है तो मुझे नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट के तौर पर अगर आपके पास जो समय है वो पढ़ाई के अतिरिक्त कोई और काम होगा आपके पास। बाकी 24 घंटे का समय आपको हर दिन होता है। आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि वो समय बहुत बड़ा है कि वो समय बहुत छोटा है। उसका आप उपयोग कैसे करते हो, सदुपयोग कैसे करते हो, वो जिम्मेदारी आपके पास है। हम लोग आपको, चाहे क्लासेज हो, चाहे आपको वीडियोज़ के माध्यम से हो, चाहे ये टॉपर स्टॉक के माध्यम से हो, इसमें गाइड कर देंगे आपको। टाइम मैनेजमेंट का तरीका आपको बता देंगे। क्लास करने के लिए कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन पढ़ना आपको खुद है, यूटिलाइज आपको अपने समय को, अपने रिसोर्सेज को आपको खुद करना है। अब एक और आखिरी सवाल होगा, उसके बाद फिर मैं एक बार उत्कर्ष सर को माइक हैंडओवर करूंगा, अगर उनके कुछ सवाल होंगे तो वो भी पूछेंगे। बच्चों के लिए आप कोई, जैसे आपने 2 कोटेशन बताया, एक स्वामी विवेकानंद का बताया, एक और आपने कोटेशन बताया, तो कुछ और मोटिवेशन जो कि एक तरीके से आखिरी आप एक रामबाण देना चाहो बच्चों को कि आप लोग ऐसा करो तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे। कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि पहला तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपको डेली 2 घंटे पढ़ने हैं। और इसके अलावा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। PYQs को एनालाइज़ कीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, और फिर उसके बाद आप जो राइट ऑप्शन है उस पर तो फोकस कीजिए ही, बाकी ऑप्शंस पे भी आप फोकस कीजिए और उसका जो है आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि आप स्केड्यूल जब बनाते हैं तो आप इतनी बजे से इतने बजे तक पढ़ना है उसका हम स्केड्यूल बनाते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेक टाइम को स्केड्यूल नहीं करते हैं। तो ब्रेक टाइम को स्केड्यूल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि 5 मिनट हम सोचते हैं कि ब्रेक ले लें, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है 1 घंटे तक, क्योंकि हम सोशल मीडिया वगैरह चलाने लगते हैं। तो आई थिंक कि ब्रेक टाइम को भी स्केड्यूल करना इंपॉर्टेंट है, और ये 3 स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, सर को फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू सो मच रिद्धि, आपने अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आई एम श्योर बहुत बच्चे मोटिवेट हो रहे होंगे और आई गेस क्लियर हो गए होंगे कि हमको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो या आप साइकोलॉजी में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि इंसान के लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका माइंड तभी बेटर फंक्शन कर सकता है जब आपने रेस्ट प्रॉपर लिया। लोग गलती क्या करते हैं, लोग 3-3 घंटा सोना चालू कर देते हैं और फिर उनको बोल के आखिरी में बोलते हैं कि यार मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा था फिर भी मेरा एंट्रेंस निकला। प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है, तुम 16 घंटे पढ़ तो रहे हो बट उसको सिंक इन होने के लिए ब्रेन को टाइम नहीं दे रहे हो। ओके, तो प्लीज़ अपने रेस्ट का ध्यान रखना। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको दोस्तों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो 4 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 1 घंटा ही पढ़ रहा हूँ। मैंने दिन का केवल 2 घंटा पढ़ा था, मैंने अपनी सारी नेटफ्लिक्स की वॉच लिस्ट सब मैंने उसी बीच ख़त्म करी थी, फिर भी मेरे बहुत अच्छे के सिलेक्शंस हो गए थे। तो ये मैटर नहीं करता है तुम कितने आवर्स पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि तुम कितना और कितना क्वालिटी उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप, आई होप तुम लोग को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं भी क्लियर होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पिन कर देना, हम लोग डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सर। अभी आप दोनों लोगों से जो मुलाकात कर रहे थे, दोनों अपने बैच के टॉपर्स हैं। आपके उत्कर्ष सर भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो BHU हो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, हर जगह पे सर का अच्छा रैंक रहा है। कई जगहों पर रैंक 1 भी रहा है। आपके साथ रिद्धि थी जिनका CUET 2022 में 97.6% रहा है। तो ये हमारे टॉपर टॉक की सीरीज़ थी, MS साइकोलॉजी के लिए भी पहली सीरीज़ थी। और भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे और जो उनके कमेंट्स होंगे, जो उनके रिव्यूज़ होंगे हमारे कोर्सेज़ के बारे में, वो भी आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ये जो रिद्धि के जितने भी कमेंट्स थे, रिद्धि ने जितना भी आपको सजेशन दिया, वो सजेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोर्सेज़ के साथ यदि आपको जुड़ना हो तो आपके नीचे स्क्रॉल कर रहा है व्हाट्सएप का नंबर, उस पर मैसेज करिए या फिर स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।